हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीके बाय अरविंद में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करेंगे हिंदी में कृतिका का पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी, इसका भाग 2। इससे पहले पार्ट में हमने किया था कि लेखिका गंगटोक की यात्रा पर निकली हुई है और वो उस गंगटोक और युमथांग की जो प्राकृतिक सुंदरता है उससे बहुत प्रभावित है। तो आगे देखिए, चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती रही। प्रकृति जैसे मुझे सियानी सियानी अर्थात समझदार बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर हटने लगी, छटने लगी। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे, अर्थात वे अब मुझे बड़े बड़े दिखाई देने लगे थे। अब सब ओर जैसे जन्नत बिखरी हुई थी। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूल, घाटियां के दुर्लभ नज़ारे, अर्थात ऐसे नज़ारे जो कभी मैंने ना देखे थे ना ही सुने थे। वही कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। थिंक ग्रीन अर्थात ग्रीन सोचो, अच्छा सोचो, हरा सोचो। ठीक है। देखिए आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत, लगातार। सतत का अर्थ क्या होता है? लगातार, प्रवाहमान, मतलब जो प्रवाह में चलते रहते वह झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मधी मधी मतलब धीरे धीरे हवा में हिलोरे लेती प्रियता, और रोड्रोन ड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चेरवती चेरवती धीरे धीरे। ठीक है। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सब बहता हमारा वजूद, वजूद अर्थात अस्तित्व। इन सब के सामने हमारा वजूद, वजूद हमारा अस्तित्व एक तिनके के समान लगता है, क्योंकि ये सब इतना विशाल प्रतीत होता है कि हम अपने आप को उसके सामने कुछ भी नहीं पाते। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। अब लेखिका को ऐसा प्रतीत होने लगा था कि यही सौंदर्य, यही प्राकृतिक सुंदरता जीवन की वास्तविकता है। अब सुबह सीखी प्रार्थना, कौन सी? जो उसने नेपाली युवती से सीखी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया और वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में थोड़ी दूर निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी। जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के निपुर अचानक टूट गए हों। अर्थात निपुर क्या होता है? पाजेब। ठीक है। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही हैं। गूंथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल हथौड़े। लेखिका ने देखा कि पहाड़ों पर कुछ महिलाएं पत्थरों को तोड़ने का कार्य कर रही हैं। उनके हाथ बहुत ही कोमल हैं, परंतु उन कोमल हाथों में क्या है? कुदाल और हथौड़े हैं। कईयों की पीठ पर बंधी डोके, अर्थात जो लकड़ी की बड़ी बड़ी टोकरियां होती हैं, वो औरतें अपनी पीठ पे बांधे रखती हैं, और उनमें कौन होता है? उनके बच्चे होते हैं। इतने स्वर्गीय सुंदर नदी, फूल, वादी और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग। देखिए, लेखिका ने देखा कि यहाँ का प्राकृतिक जो सौंदर्य है बहुत ही अद्वितीय है, अर्थात अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, अवर्णनीय है, वर्णन भी नहीं किया जा सकता। परंतु इस प्राकृतिक सौंदर्य के मध्य उन्होंने देखा कि कुछ कोमल स्त्रियां, कोमल औरतें, लड़कियां क्या कर रही हैं? पत्थर तोड़ रही हैं। वो इस सौंदर्य के बीच में भी अपनी जिंदा रहने की ये जंग हर रोज लड़ रही हैं। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, वो बच्चे की देखभाल और मेहनत साथ साथ कर रही है। वहीं पर खड़े बीआरओ, बीआरओ अर्थात बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से पूछा कि यह क्या हो रहा है। उसने कहा कि उसने बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिमशुक्रों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है। अर्थात जो आप देखने जा रही हैं उन रास्तों को बनाने का काम यही करती हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा
मेरे मुंह से अकस्मात अचानक निकल पड़ा। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुसाध्य कार्य है, बड़ा मुश्किल कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दिस रोड। देखिए इसका अर्थ क्या है, आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल अर्थात मेरा मन बदल गया, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़ों से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। देखिए, और जो ये महिलाएं काम करती हैं, उनके हाथों पे ठाटे ठाटे क्या होता है, जो मेहनत करते हैं वो क्या करते हैं, उनके हाथों में ना गांठें पड़ जाती हैं एक तरह से, तो उनको क्या बोल देते हैं, ठाठे। एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। देखिए, तभी मेरी सहयात्री मणि, आपको ये बात नोट कर लेनी है, उनकी जो सहेली थी लेखिका की, क्या नाम था, मणि, ठीक है। जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए। मुझे देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जो आप इतने पैसे खर्च करने के लिए आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है, रिपेइंग मतलब बदले में देना, ठीक है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मिलने लगे। तभी मैंने देखा कि वे श्रम सुंदरी अर्थात वे औरतें जो पत्थर तोड़ रही थी, एकदम हंसने लग जाती हैं, और वह सारा का सारा खंडर ताजमहल बन जाता है। अर्थात जब दुखी थी लेखिका को, वो दुखी प्रतीत हो रही थी, परंतु जब वो हंसने लगी तो उनको बड़ा ही अच्छा प्रतीत हुआ। अब लेखिका कहती हैं, हम लगातार ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे थे, और हमने देखा कि 7 और 8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं, लेखिका पूछती है। मणि के पूछने पर जितेन नारगे हंसने लग जाता है। मैडम, यह मैदानी इलाका नहीं है, पहाड़ी है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला क्या होता है, जिसका पेट बाहर निकल जाता है। आपने देखा होगा, जो मैदानी इलाका होता है, अर्थात जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, लोगों के पेट निकल जाते हैं खाक, परंतु जो आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में किसी का भी पेट नहीं निकलता, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ऊपर नीचे चलना पड़ता है। यहाँ जीवन बहुत कठोर है। नीचे तराई में लेकर देकर एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी में आते हैं और शाम को अपनी माँ के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं और जंगल से लकड़ी हुई गट्टर भी ढोते हैं। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे अर्थात भीड़े संकरे कम होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्ते को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही बनाया गया है। जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर जीप इधर उधर खिसके तो हम नीचे चले जाएंगे। थोड़ी और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायें को चराकर वापस जा रही है और कुछ सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर लेकर आ रही है। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बगानों से गुजर रही थी। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने। बोकू क्या है, एक सिक्किम परिधान है, वस्त्र है जो सिक्किम में पहना जाता है, ठीक है। जैसे हरियाणा में घाघरा होता है, चोली, ऐसी, तो क्या होता है, बोकू क्या है, सिक्किम परिधान, सिक्किम राज्य के अंदर पहना जाता है, ठीक है। नदी की तरह उफल लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा, सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असहनीय था। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही
शांत बस्ती लायूं, सारी दौड़ धूप से दूर, जिंदगी जहां बिल्कुल शांत थी, निश्चित सो रही थी। तीस्ता नदी के तीर पर, तीर मतलब किनारा, ठीक है, बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे पत्थरों पर बैठ गई। मंदी मंदी धीरे धीरे हवा चल रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। आंखें अनायास एकदम भर आई, शांति थी, मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी। आगे देखिए, अंधेरा होने के पहले किसी प्रकार डगमगाती सी लाव और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपने अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौन था? हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेंद्र ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू कर दिया। एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि सब उसे देखते ही रह गए। आगे देखिए, लाइयों की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार था। मेरी उम्मीद थी कि मुझे यहाँ बर्फ मिलेगी, परंतु अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। हम सी लेवल, समुद्री स्तर, लेवल मतलब स्तर से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे और लेखिका बर्फ देखने के लिए बहुत बेचैन थी। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किम नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते यहाँ स्नोफॉल अर्थात बर्फ में लगातार कमी होती जा रही है। यदि मैं कटाऊ चली जाऊँ तो मुझे वहाँ बर्फ जरूर मिलेगी। और कटाऊ यानी भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? कटाऊ को। कटाऊ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाऊ जो लायूं से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। आगे देखिए, अब जो लेखिका है वो आगे की तरफ बढ़ चुकी थी। अब जो रास्ते से बहुत ही तंग हो चुके थे और उस वहाँ पर जान का भी खतरा था। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाऊ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। हम कटाऊ को करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। किसी ने ऐसा लगता था किसी ने पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो, बिल्कुल एकदम सफ़ेद ताज़ा बर्फ लगता है, रात में गिरी होगी ये बर्फ। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो। कि वह उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा। तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तुमरो माया सेंधे मलाई सताऊंच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहूँ और बिखरी बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे। यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ थी। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे। मेरे पाँव छन छन करने लगे थे। वृंदावन हो रहा था, नाचने का मन कर रहा था, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर लूं, पर कटाऊ युमथांग और झांगो लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण झांगो की तरह दुनिया भर की तो यहाँ कोई भी एक दुकान नहीं थी। अब देखिए, और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का मंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। आगे देखिए, मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का, संसार कितना सुंदर है। पर तभी एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती पहाड़ियों का मेरे मन में ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र
थोड़ा और आगे बढ़ा, तभी देखा इक्की दुक्की फौजी सामने। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय जो तापमान था वो -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया एकदम एक उदास हंसी। आप चीन की नए नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी भोटिला, फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, और उतनी ठंड में माइनस टेम्परेचर में तापमान में भी जो फौजी हैं वो हमेशा तैनात रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, और हम इस कारण ही आराम से सो सकते हैं। अब आगे हम युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेरों रोडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में देखिएगा पूरी घाटी फूलों से भर जाएगी। हमने वहाँ कुछ बंदर भी देखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियाँ, पहाड़ियाँ और बादल को आँख मिचौली दिखाती, कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप अब युमथांग पहुँची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिमसफरों को देखने के बाद युमथांग फीका पड़ने लगा था। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचते एक सिक्किम युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उस युवती ने उत्तर दिया। मैं इंडियन हूँ, सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश है। सिक्किम एक स्वतंत्र रजवाड़ा था, तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फूला था। हर सिक्किम भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मनी ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते ये भौंकते नहीं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम की जानियात देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। ध्यान रखिएगा, किस पर? एक पत्थर पर जिसके गुरु नानक के पैरों के निशान हैं। यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिर गए थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यहाँ पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी दावतों का निवास माना जाता है और कहा जाता है जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ी पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, नदी झरने हम इनकी पूजा करते हैं, अगर हम इन्हें गंदा करेंगे हम मर ना जाएंगे। तभी गैंगटोक इतना सुंदर है, मैंने कहा। गैंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए, इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब पहाड़। मैं कुछ पूछती हूँ, देखिए ध्यान रखिए, गंतोक का मतलब क्या बताया गया है? पहाड़। मैं कुछ पूछती हूँ कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। जब सिक्किम भारत में मिला उसके कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अब रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते भी बन रहे हैं, नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सुंदर है, मन ही मन में कहती हूँ, और हमारी जीप आगे बढ़ने लग जाती है।